क्लियर कर दिए गए होंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। तो इस अध्याय में जनन स्वास्थ्य में सबसे पहली चीज जो यहाँ पर दे रखी है वो किसकी डेफिनेशन दे रखी है? स्वास्थ्य की डेफिनेशन दे रखी है, जो कौन देता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन देती है, जो क्या बोलती है कि जनन सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं देखा जाता कि स्वस्थ व्यक्ति है। शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, ये 4 मुद्दों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति वेल डेवलप्ड है तो हम बोलेंगे क्या? जनन स्वास्थ्य से भरपूर है। यानी कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य का, हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली फिट हैं, हम मेंटली भी फिट होने चाहिए, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और हम सोशली भी फिट होने चाहिए। उसके बाद आई थी जनन स्वास्थ्य समस्या कार्यनीति। ये मैंने आपको बता दिया था। 1951 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था, जिसको अब परिवार कल्याण के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक संगठन था जिसका नाम था जनन एवं बाल स्वास्थ्य संगठन, RCH, जिसके अंतर्गत कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कई तरीके के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जाता है, चाहे वो ऑडियो विजुअल तरीके से हो या मुद्रित सामग्री के तौर पर किया जाता हो, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन सहायता करते हैं। हाँ जी, कुल मिलाकर यहाँ पर जो अनियंत्रित, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देख दोस्त, यहाँ से यहाँ तक की बातें हम फालतू की चीजें जो थी ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, मेन जो चीज जो थी वो बतानी थी क्या? एक तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है जिसकी खोज भारत में कहाँ पर हुई थी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई थी। और सहेली में कौन सी ड्रग पाई जाती है? जलेंगे। तो सहेली नामक जो ड्रग जो होती है, सहेली नामक ये जो गर्भ निरोधक गोली जो होती है, इस गर्भ निरोधक गोली में जो सॉल्ट जो मिलता है उसका नाम होता है सेंटक्रोमेन। ये सेंटक्रोमेन जन के खिलाफ काम करता था। किसके खिलाफ काम करता है? एस्ट्रोजन के खिलाफ काम करता है। कौन? आपका ये सेंटक्रोमेन जो सहेली में मिलता है। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं आपकी एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक है और क्या चेंज किए गए हैं। जरा एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए एक बार। ये है न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, और ये है ओल्ड एनसीईआरटी। ये ओल्ड एनसीईआरटी है और ये न्यू एनसीईआरटी है। अब ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज किया गया था। क्या चेंज किया गया था? अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बताया गया था भारत में जो जनसंख्या जो मिल रही, विश्व में जो जनसंख्या मिल रही थी 1900 में, पूरे देश में कितनी जनसंख्या मिल रही थी? विश्व की जनसंख्या कितनी मिल रही थी? 2000 मिलियन। 2000 मिलियन यानी 200 करोड़। 2000 मिलियन यानी 200 करोड़ लोग मिल रहे थे 1900 में। ठीक है, जो लगभग 100 सालों में, 100 साल यानी 2000 में, 1900 से 2000 में 100 साल हो गए। 2000 में कितनी हो गई है? लगभग 6 अरब हो गई, यानी 600 करोड़ हो गई है। ऐसी हमारी पुरानी एनसीईआरटी ने बोला था। यहां तक की बात डन। ठीक है, अब हमारी जो नई एनसीईआरटी है उसमें भी सेम टू सेम चीज दे रखी है। क्या? कि 200 मिलियन यानी 200 करोड़, और 2000 में कितनी हो गई है? 600 करोड़। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज ऐड कर दी। यहां पर वो चीज ऐड नहीं करी थी। क्या? यहां पर एक चीज ऐड की गई है। क्या? 2011 में कितनी पाई गई है? 7.2 अरब यानी लगभग 720 करोड़। ये चीज ऐड की गई है, फर्स्ट चीज आपकी न्यू एनसीईआरटी में, जो ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं थी। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। सो मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी डंडना डंडन की यहां पर न्यू एनसीईआरटी में जो चीज ऐड की गई थी वो ये थी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, कौन से रंग से? गुलाबी रंग से। ये याद रखना, ये वाला पोर्शन जो है ये न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में ओल्ड एनसीईआरटी में यानी पुरानी एनसीईआरटी में भारत की जनसंख्या दे रखी थी कि आजादी के समय कितनी मिली थी? 350 मिलियन मिल रही थी। कितनी मिल रही थी? 350 मिलियन। 350 मिलियन का मतलब 35 करोड़। 350 मिलियन का मतलब 35 करोड़ मिल रही थी, जो अभी 2000 में लगभग कितनी हो गई है? सर 2000 में ये कितनी हो गई है? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन यानी 100 करोड़। ये हमारी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि भारत जब आजाद हुआ था तो 35 करोड़ भारत की जनसंख्या थी, जो 2000 में लगभग कितनी हो गई है? 100 करोड़ हो गई। अब एक बार नई एनसीईआरटी में देख लेते हैं, नई एनसीईआरटी क्या बोलती है। नई एनसीईआरटी बोलती है क्या? कि 35 करोड़ जब भारत की आजादी हुई थी लिखा हुआ है, और 2000 में ये कितनी हो गई थी? ये है ब्लंडर मिस्टेक हमारी एनसीईआरटी में।
ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है हमारी एनसीईआरटी में। कितनी दे रखी है जरा देखिएगा, कितनी दे रखी है? 1000 बिलियन। 1000 बिलियन, 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़ होता है। आपको पता है 1 बिलियन कितना होता है? सर 1 बिलियन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं 10 की घात 9 से। 10 की घात 9 को हम 100 इंटू 10 की घात 7 बोल सकते हैं। 10 की घात 7 क्या होता है? करोड़ होता है। भाई 5 कितना हो गया? लाख। 10 लाख यानी 6 करोड़ यानी 7। तो भैया कितना हो गया? 100 करोड़। तो 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़। और हमारी एनसीईआरटी बोल रही है 1000 बिलियन। 1000 बिलियन यानी 1000 इंटू 100 करोड़। अब 1000 इंटू 100 करोड़ यानी 1 लाख करोड़। कितना बोल रही है हमारी एनसीईआरटी? हमारी एनसीईआरटी पगला गई है, बहुत ही भयंकर रूप से पगलाई है। क्या बोल रही है? 1000 बिलियन। 1000 बिलियन मीन्स 1 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ सोच भारत की जनसंख्या है क्या? नहीं ना। तो ये है ब्लंडर मिस्टेक हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में ये सही दे रखा है। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में दे रखा है ए बिलियन। आप विश्वास ना हो, आप इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी खोलिएगा, क्या दे रखा है? A similar trend was observed in India too. Our population, which has approximately 350 million at the time of our independence. यानी जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, आजादी हुई थी, तो कितनी मिल रही थी? 350 मिलियन। इंडिपेंडेंस रीच क्लोज टू द बिलियन। वर्ड पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? रीच्ड क्लोज टू द बिलियन। यानी कितना क्लोज हो गई, कितना आ गई है जनसंख्या? 2000 में कितनी आ गई है? बिलियन। बिलियन मीन्स 1 बिलियन। और 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 100 करोड़। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इंग्लिश की एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दे रखा है। गड़बड़ी जो कर देते हैं ये बांगड़ू जिन्होंने भी छापी है हिंदी मीडियम की, वहां पर इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये मिस्टेक है। आपको इसको क्या करना है? 1 बिलियन करना है। कितना करना है? 1 बिलियन करना है। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये मिस्टेक थी, अपनी एनसीईआरटी में सही कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख, नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में भी यही चीज थी, नई एनसीईआरटी में भी यही चीज है, बस हिंदी में मिस्टेक थी, बाकी चीज सेम है। उसके बाद यहां पर 2011 का डाटा दे रखा है। अब 2011 का यहां पर डाटा दे रखा है। अब थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगा लेता। देख कितना पगलैट है ना, ये पहले बोल रहा है 1000 बिलियन, फिर बोल रहा है 1.2 बिलियन। थोड़ा सा खुद ही लॉजिक लगा लेते यार, कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करी हुई। पहले लिख रहा है 1000 बिलियन थी और अब कितनी हो गई? 1.2 बिलियन। यानी 1000 से 1.2 बिलियन है। कोई ऐसी वो महाघटना हो गई है कि 1000 बिलियन से सीधा 1.2 बिलियन। तो यहां पर कितनी थी? 1 बिलियन थी। 2011 में कितनी हो गई है? 1.2 बिलियन, यानी लगभग 120 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है किसकी? भारत की। ये डाटा, इसको मैं हाईलाइट कौन से रंग से कर रहा हूं बेटा? गुलाबी रंग से। ये चीज जो थी ये न्यू एनसीईआरटी में दे रखी है, ओल्ड एनसीईआरटी में यहां पर नहीं दे रखी थी ये वाली चीज। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं थी। तो न्यू एनसीईआरटी में 2 चीजें एक्स्ट्रा दिख रही हैं आपको। वो ये कि 2011 का डाटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में 2011 का डाटा नहीं था। नई वाली एनसीईआरटी में 2011 का ये डाटा दे रखा है। सर और भी कोई चेंज हुआ है? यस, एक और चेंज हुआ है। क्या हुआ है? ध्यान से देखिएगा। 2001 से, यहां पर ध्यान से देखना, 2001 से 2001 से यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात 1000 में से 20 व्यक्ति प्रति वर्ष है, ये लिखा हुआ है। यानी 2011 से अगर हम देखें तो वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है? 100 लोगों में से 20 लोग नए हैं, फिर 100 लोगों में से 20 लोग नए हैं, 100 लोगों में से 20 लोग नए हैं। यानी 2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2% की क्या हो रही है? हर साल वृद्धि हो रही है। प्रति वर्ष 2% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यह है नई एनसीईआरटी का डाटा। पुरानी वाली क्या बोल रही है? जरा यहां पर देख ध्यान से। पुरानी वाली बोल रही है 2001 से जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार वृद्धि जो है वो कितनी है? 1.7%। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। पुरानी एनसीईआरटी में 1.7% दे रखी है वृद्धि दर, और पुरानी और नई वाली एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है दोस्त? नई वाली एनसीईआरटी में 2% दे रखी है। ये चीज याद रखना। ये भी
हमारी नई एनसीईआरटी में नया डाटा है। हाँ जी, हाँ जी, याद रखेंगे। हाँ जी, सो 2% की वृद्धि हो रही है, यानी 1000 में से 20 व्यक्ति प्रति वर्ष पैदा हो रहे हैं, जबकि पुरानी वाली एनसीईआरटी बोल रहे हैं 1000 में से 17 व्यक्ति जो है वो नए हैं, यानी पैदा हो रहे हैं। सो क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है कि नई एनसीईआरटी में 3 नए डाटा ऐड किए गए हैं। क्या 3 नए डाटा ऐड किए गए हैं, फटाफट बता देता हूं। सब कुछ सेम था, पुरानी एनसीईआरटी के जैसा था, बस कुछ चेंज किया गया था। क्या? 2011 का डाटा दिया है, एक तो पूरे विश्व का दिया, एक भारत का दिया, और वृद्धि दर में चेंज दिखाया। पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो वृद्धि दर थी वो कितनी दिखा रखी थी? 1.7%, यानी 1000 लोगों में से 17 लोग नए थे। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी कितना बोल रही है? 1000 लोगों में से 17 नहीं, कितने? 20 लोग नए हैं, यानी वृद्धि दर कितनी चल रही है? 20% चल रही है। हाँ जी, क्लियर? क्या आपको ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्लियर हो चुका है? क्या आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी, तो प्लीज अपनी पुरानी एनसीईआरटी में क्या आप चेंज कर सकते हैं? बोलिए मेरे भाई। हाँ जी, जिनके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है, जिनके पास अगर ये वाली एनसीईआरटी थी जिसमें ये नहीं दे रखा था, तो प्लीज क्या आप इसे ऐड कर सकते हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पर। ओके जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलिए, हाँ जी, इस वृद्धि दर से 33 वर्षों के दौरान हमारी जनसंख्या दुगनी हुई है। यही चीज हमारे यहां पर भी लिखी हुई है। क्या? इस प्रकार ये हमारी 33 वर्षों में बहुत तेजी से दुगनी हुई है। यहां पर ये चीज लिखी हुई थी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो चीज है वो ऑलमोस्ट सेम है पुरानी और नई एनसीईआरटी में। क्या नारे दिए गए थे? कौन सा? हम दो हमारे दो, जो बाद में क्या हो गया था? हम दो हमारा एक। ये सेम टू सेम चीज है नई और पुरानी एनसीईआरटी में। क्या? कि लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि मेरे भाई क्या अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है, जनसंख्या विस्फोट से बचना है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो लोगों को कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे, इस तरीके से लोगों को बताएंगे कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है बच्चों को पालने की, तो हम दो हमारे 10-12 नहीं, हम दो या तो हमारे दो या हम दो हमारा एक। और क्लास में मैंने बोला था कि आगे आने वाले वर्षों में ये हो सकता है हम दो हमारा कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयु कितनी होनी चाहिए? विवाह योग्य आयु कितनी होनी चाहिए? स्त्री की कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। मेजर आपको फोकस करना है कि नीट में प्रश्न कहां से बनेंगे। तो नीट में प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से ही बनेंगे, और एनसीईआरटी में सीधा सीधा पूछा जाएगा विवाह योग्य आयु जो है वो कितनी है? तो 18 लड़की की और 21 लड़के का। ज्यादा अपना तिगड़मबाजी नहीं दिखानी आपने। नहीं सर अभी 23 है और 25 है। भाई साहब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही आपने याद रखना है। या तो आप सिलेक्शन ले लो या आप जाकर कोई जागरूकता टीम से जुड़ जाओ। ठीक है, तो बेटर कि आप ये याद रखना है क्या जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, 18 वर्ष लड़की की, 21 वर्ष लड़के की। ठीक है, अब बात आती है गर्भ निरोधक साधन कौन कौन से उपयोग में लिए जाने चाहिए। और चैप्टर असली शुरुआत आपकी यहां से होती है, जो मैंने आपको बताया था। चैप्टर की असली शुरुआत यहां से होती है। इससे पहले छुटकू मुटकू चीजें थी जो सिंपल याद रखनी थी। परिवार नियोजन कब आया था, परिवार कल्याण में नाम बदल दिया था, आरसीएच की फुल फॉर्म याद रखनी थी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी थी। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का जो मेन मुद्दा है वो ये है क्या कि गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी है। तो गर्भ निरोधक विधियां हमारे पास, मैंने आपको एक पूरा चार्ट बना कर दिया था। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पर। हाँ जी, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? प्राकृतिक विधि की। हाँ जी, किसकी? प्राकृतिक विधियों की बात करने वाले हैं। प्राकृतिक विधि में 3 विधियां थी। कौन कौन सी विधियां थी बेटा? सबसे पहले थी आवधिक आत्म संयम। दूसरी बेटा जी कौन सी थी? आपकी अंतरित मैथुन थी। और तीसरी बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, ये दूसरी विधि थी। और तीसरी कौन थी? स्तनपान अनार्तव थी, लैक्टेशन अमीनोरिया थी। बहुत सीधी सीधी थी। आवधिक आत्म संयम का मतलब क्या था कि जो गर्भकाल है, उस गर्भकाल जो आर्तव अवस्था है 28 दिनों की, उस 28 दिन में पर्टिकुलरली 10 से 17 के बीच का जो टाइम इंटरवल जो होता है, इस 10 से 17 का ये जो टाइम इंटरवल जो होता है, जिसमें मध्य दिन पर क्या हो रहा था? अंडोत्सर्ग हो रहा था। उससे 3 दिन पहले, उससे 3 दिन बाद का ये जो टाइम इंटरवल जो है, इस दौरान अगर संभोग नहीं होएगा, इस दौरान अगर कॉइटस नहीं होएगा, इस दौरान कॉपुलेशन नहीं होएगा, इस दौरान अगर यौन संबंध स्थापित नहीं होएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर
निषेचन नहीं होएगा। तो ये विधि का नाम क्या था? आवधिक आत्म संयम। दूसरी विधि थी बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। सीधी सी बात थी, जब नर अपने लिंग को यानी अपने शिशन को मादा योनि में वीर्य सेचन करने से पहले यानी संभोग के दौरान वीर्य सेचन करने से पहले अगर निकाल लेता है तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्खलन। तीसरी थी स्तनपान अनार्थव लैक्टेशन अमीनोरिया। इसमें क्या हुआ था कि जब एक माता अपने बच्चे को प्रसव के बाद में जन्म दे देती है तो वो अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है। उस दौरान लगभग 4 से 6 महीने के दौरान उसके अंदर आर्तव चक्र बंद रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? लैक्टेशन अमीनोरिया, स्तनपान अनार्थव। इस दौरान भी अगर संभोग होता है तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आर्तव चक्र तो बंद पड़े हैं। तो ये थी सिंपल सी 3 विधियां जो प्राकृतिक थी। ठीक है, अब ये जो प्राकृतिक विधियां जो होती हैं इसमें चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। किस चीज के बेटा जी? निषेचन के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये यहां से यहां तक सीधा सीधा डाटा याद रखना। 4 से 6 महीने का ये जो 4 से 6 महीने का जो इंटरवल जो होता है, इस 4 से 6 महीने के इंटरवल में चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के नहीं होते। क्यों? क्योंकि आर्तव चक्र जो होता है वो क्या रहता है? बंद रहता है। अब कुछ महिलाओं में ये 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी महिला में ये 3 महीने का भी हो जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स फीमेल टू फीमेल। ये किस पे डिपेंड करता है? फीमेल टू फीमेल पे डिपेंड करता है। एवरेज जो हम लेते हैं वो कितना लेते हैं? जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है 4 से 6 महीने का जो इंटरवल जो होता है डिलीवरी के बाद में, जब एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान उसके अंदर आर्तव चक्र बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन निकलता है और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है किसके पास में? जीएनआरएच के पास में। और ये जीएनआरएच जो होता है ये एलएचएफएसएच को निकलवाता है, जिसकी वजह से आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं। हाँ जी, डन। चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, इसके बाद अगली जो विधि आती है वो कौन सी आती है? रोधक विधि आती है। बैरियर आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकते हैं। और इस रोधक विधियों में जो यंत्र यूज में आते हैं कौन कौन से यूज में आते हैं? कॉन्डोम्स, जिनको हम निरोध बोलते हैं। और मादाएं जो फीमेल जो कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है? फेमिडोम होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से कॉन्डम होता है और ये क्या होता है? फेमिडोम होता है। इसका एक सिरा ओपन होता है, एक सिरा क्लोज्ड होता है। क्लास में बच्चों ने बोला था कि सर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सिरे फेमिडोम में खुले हुए, नहीं, एक सिरा क्लोज्ड है और एक सिरा बंद है। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखनी है। कॉन्डम का इस्तेमाल नर करता है, फेमिडोम का इस्तेमाल मादा करती है। ये अपनी योनि में इसको इंसर्ट करती है, ये अपने शिशन पर इसको लगाता है। ठीक है, और ये जो निरोध या कॉन्डम्स जो होते हैं या फेमिडोम्स जो होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोगों से भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। डन। किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है या लेटेक्स का बना होता है? सीधी सी बात है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में है अगली जो विधि थी, विधि नहीं है, इसी में ही रोधक में कौन आता है? डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा या वॉल्ट, इसको हमने नाम दिया था, जिसको हमने डायाफ्राम बोला था, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विकल कैप, और एक नाम दिया था वॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये यंत्र मिल रहे थे। एक बड़ा था, एक छोटा था और ये छोटा इस तरीके से था। तो डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट ये भी आपके यंत्र थे और इनको यूज में कौन लेती है? सिर्फ मादा यूज में लेती है, याद रखना। ये भी किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। और जो स्त्री यूज में लेती है, याद रखना, पुरुष यूज में नहीं लेता। और इसको कहां पर डाल दिया जाता है? मैंने आपको बताया था, योनि और गर्भाशय का जो ग्रीवा भाग था, जहां पर जंक्शन था, वहां पर यूज में लिया जाता है इनको। और इनके अंदर क्या डाल दिया गया था? रासायनिक विधि जब मैंने आपको बताई थी कि रसायन यूज में लिए जाते हैं जिनको हम स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, बेरियम सल्फेट, है ना, और उसी तरीके से सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये मैंने आप लोगों को बताए थे। सो ये इन यंत्रों के अंदर डाल दिए जाते हैं जिनको हम स्पर्मिसाइड बोलते हैं, जो ऑक्सीजन अपटेक को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, ये था हमारा डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और वॉल्ट। इनको मादा यूज में लेती है, जनन मार्ग में लगा दिए जाते हैं और इनके अंदर शुक्राणु प्रवेश ना करे इसके लिए इनके अंदर क्या डाली जाती है? शुक्राणु नाशक क्रीम डाली जाती है, या जेली के रूप में या फोम के रूप में
केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं गर्भ निरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं। स्पर्मिसाइड्स क्या करते हैं बेटा, ये मैंने क्लास में बता दिया था, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। वो जो केमिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, स्पर्म के अंदर ऑक्सीजन को जाने से रोक रहे थे। आई होप आपको ये चीज याद रही होगी। नेक्स्ट इज, अब यहां पर आपको एक गलती दिखाई देगी हमारी न्यू एनसीईआरटी में। ये नई एनसीईआरटी और इस नई एनसीईआरटी में एक गलती दिखाई देगी। और क्या गलती दिखाई देगी है, और क्या गलती है, भारत में दूसरी लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट प्रायोरिटी। भारत में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली गर्भ निरोधक जो नियंत्रण तकनीक जो भारत में यूज में ली जाती है वो कौन सी है, आईयूडी। कौन, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी जो है वो भारत में दूसरी नहीं है। पता नहीं क्यों यहां पर ये ऐड कर दिया वर्ड हिंदी में, जो ये गलत है, दूसरी नहीं है, ये प्रथम है, सबसे ज्यादा, फर्स्ट। याद रखना, भारत में सबसे प्रख्यात फीमेल जो सबसे ज्यादा यूज में लेती है वो कौन सी विधि होती है, वो याद रखना कौन सी होती है, आईयूडी होती है। और ये मैंने आपको न्यू वाली इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में भी बता दिया था। ये मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बता दिया था दोस्त कि भारत में सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाती है वो युक्ति कौन सी थी मेरे भाई, वो सबसे ज्यादा यहां पर लिखा हुआ था, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, अगर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, सबसे प्रथम रूप से जो सबसे ज्यादा एडवाइजेबल जो युक्ति, जो मैं बोलूंगा नियंत्रण तकनीक जो भारत में डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है फीमेल्स में, वो कौन सी होती है, आईयूडी होती है। हाँ जी, ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। तो ये मिस्टेक थी, इसको सही कर लीजिएगा, हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश में मिस्टेक नहीं है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अब ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है ये कुल मिलाकर कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी, जिसमें से सबसे पहली जो थी वो औषधि रहित आईयूडी थी, जिसका एग्जाम्पल क्या था, लिपिस लूप, और ये मैंने आपको बताया था, उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है। कॉपर रिलीजिंग जो थी, कॉपर जो रिलीज करती है, कॉपर मोचक, मोचक का मतलब निकालना, कौन थी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 थी, एग्जाम्पल याद रखने हैं। हार्मोन मोचक जो थी वो कौन सी थी आपकी, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 थी। LNG-20 में LNG क्या था, लेवेनोर गेस्टेरॉल था। ठीक है जी, सो ये आपने एग्जाम्पल याद रखने किस चीज के बेटा जी, यहाँ पर आईयूडी 3 प्रकार की और उनके एग्जाम्पल याद रखने, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये क्या क्या कार्य कर रही थी, अगर किसी को याद आ रहा हो जरा जल्दी से सोच, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज बताई है, जल्दी से सोच। औषधि रहित आईयूडी लिपिज लूप को हमने किस में डिप किया था, किस में डाला था, बेरियम सल्फेट में, बेरियम सल्फेट में डाला था। तो बेरियम सल्फेट में डालने के बाद कैसी थी ये लिपिज लूप, कैसी थी, इस तरीके से जिगजैग आकृति में होती है, कौन सी आपकी लिपिज लूप। बेरियम सल्फेट में डालते हैं, डालने के बाद गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, फिर ये बेरियम सल्फेट जो था किसको अट्रैक्ट कर रहा था, किसको अट्रैक्ट कर रहा था सर, ये बेरियम सल्फेट जो था किसको अट्रैक्ट कर रहा था सर, ये बेरियम सल्फेट अट्रैक्ट कर रहा था किसको दोस्त, ये अट्रैक्ट कर रहा था हमारे फैगोसाइट्स को, यानी मैक्रोफेज को, भक्षण कोशिका, तो जो भक्षण कर देंगे किसका, शुक्राणु का। ये मैंने आपको लिपिज लूप का कार्य बताया था जो एनसीईआरटी में नहीं था। आपकी एनसीईआरटी में जो कार्य दे रखा था वो किसका दे रखा था, कॉपर मोचक का कार्य दे रखा है और हार्मोन्स का कार्य दे रखा था, तो ये आपने याद रखना था। कॉपर आयन जो होता है वो क्या कर रहा था, ये मैंने आपको बता दिया था, सीधा सीधा कॉपर आयन जो था ये भी अट्रैक्ट कर रहा था किसको, फैगोसाइट्स को, साथ ही साथ भक्षण तो ये भी करवा रहा था, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ये गमन को रोक रहा था, गमन को रोक रहा था, ग्लूकोज अपटेक को क्या कर रहा था, ये रोक रहा था, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, हार्मोन मोचक आईयूडी जो थी वो क्या कर रही थी, या तो हार्मोन मोचक या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगी या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होगी। ये क्या कार्य कर रही थी दोस्त, ये जो थी आपकी नेगेटिव फीडबैक डाल रही थी, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा था, रोपण नहीं हो पा रहा था। तो मेजर चीज आपने याद रखनी थी क्या, रोपण नहीं होने देंगे, अंडोत्सर्ग नहीं होने देंगे, भक्षण कर दिया जाएगा। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपने कॉपर से याद रखना है, कॉपर आयन जो होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है और उनकी गति को क्या कर देता है, संदमित कर देता है, सीधा सीधा याद रखना था। डन। उसके बाद जो हार्मोन वाली जो आईयूडी जो थी वो क्या कर रही थी, रोपण को रोक रही थी, साथ ही गर्भाशय ग्रीवा में
गर्भाशय ग्रीवा को कैसा कर रही थी, याद कर, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन जो थी, याद कर, श्लेष्मा की झिल्ली जो थी उसको मोटा कर रही थी ताकि शुक्राणुओं का गमन ना हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर रही थी बेटा जी आपकी हार्मोनल आईओडी। नेक्स्ट इज गर्भ निरोधक गोलियां, और गर्भ निरोधक गोलियां जो थी ये मैंने आपको बताई थी। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है जिसको हम मुख गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, ओसीपी बोलते हैं बेटा। ये जो मुख गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये मेजरली आपकी दो प्रकार की थी, दो नहीं तीन प्रकार की थी। याद कर, तीन प्रकार की कौन सी थी, पूरा एक तरीके से बताई गई है चीज। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी तीन प्रकार की थी। एक थी आपकी संयुक्त गोली, याद आ रहा है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होंगे। एक थी आपकी लघु गोली जिसमें सिर्फ क्या होएगा, प्रोजेस्टेरोन होएगा, पीओपी, याद आ रहा है, प्रोजेस्टिन ओनली, याद आ रहा है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। संयुक्त गोली का एग्जाम्पल क्या था, माला डी माला एन, और लघु गोली का एग्जाम्पल क्या था, पीओपी था, याद कर, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। और तीसरी थी कौन सी, सहेली, याद आ रहा है। तो तीन तरीके से हमने गर्भ निरोधक गोलियों को बांटा था, जिसमें सबसे पहले हमने माला डी माला एन के बारे में पढ़ा था। माला डी माला एन जो थी वो क्या कार्य कर रही थी सर, वो नेगेटिव फीडबैक दे रही थी, और उसी नेगेटिव फीडबैक के कारण एलएच नहीं निकल रहा था, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा था, ये बता दिया था। कैसे ली जा रही थी, 21 दिन तक लगातार ली जाएगी। कब, जब माहवारी चक्र स्टार्ट हो जाएगा, यानी आर्तव चक्र जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पहले दिन से 5वें दिन के बीच में कभी भी ली जा सकती है। लगातार 21 दिन तक लेनी पड़ेगी आपको। माला डी माला एन का वो फिगर भी मैंने दिखाया था जिसमें 21 गोलियां सफेद रंग की दिखाई थी और 7 गोलियां आपको काले रंग की दिखाई थी। 21 दिन तक लगातार लेने के बाद में 7 दिन तक आयरन की टैबलेट्स ली जाती है, वो काली वाली। वो जो आयरन की क्यों ली जाती है, क्योंकि जब ब्लीडिंग होएगी तो ब्लड लॉस होएगा, और ब्लड लॉस होएगा तो उस कारण क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इसलिए हम आयरन की गोलियों को लेते हैं 7 दिन तक। फिर 21 दिन बाद वापस से लेनी पड़ेगी, फिर 7 दिन बाद छोड़नी पड़ेगी, फिर 21 दिन बाद लेनी पड़ेगी, फिर 7 दिन बाद छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से लगातार ये गोलियां ली जाती थी। कौन सी, माला डी माला एन। सहेली जो थी बेटा, सहेली ना, ये आपकी कैसी थी, नॉन स्टेरॉइडल गोली थी। नॉन स्टेरॉइडल गोली का मतलब मैंने आपको बता दिया था, गैर स्टेरॉइडल या नॉन स्टेरॉइडल का मीनिंग क्या था। स्टेरॉइड वर्ड मैंने आपको मीनिंग बताया था। स्टेरॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड वर्ड कम्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है, आपका फैट है, यानी ऐसे हार्मोन जो किससे बनाए गए हैं, फैट से बनाए गए हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनाए गए हैं, उनको हम स्टेरॉइडल हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपके कौन से एग्जाम्पल है, स्टेरॉइडल हार्मोन। याद रखना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है। जबकि सहेली के अंदर जो सॉल्ट, जो लवण जो यूज में लिया गया था, जो सीडीआरआई लखनऊ में साइंटिस्ट ने बनाया गया था, उसका नाम था सेंटक्रोमैन। सेंटक्रोमैन जो होता है वो एंटी एस्ट्रोजेनिक था, यानी जो एस्ट्रोजन ग्राही, जो एस्ट्रोजन जहां पर जाकर कार्य करने वाला था, जो एंडोमेट्रियम को पुनः वापस से बनाने वाला था, एस्ट्रोजन जहां जिस ग्राही से जुड़कर कार्य करता था, उस ग्राही से सेंटक्रोमैन जुड़ जाता है। और एक एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको बताया था तो याद कर, मैंने किसी एग्जाम्पल को लिया था, किसी बच्चे का नाम को सहेली का फंक्शन बताया था। यहां पर हमारी एनसीईआरटी में सहेली का फंक्शन नहीं बता रखा, बस इतना सा बता रखा है। ये जो सहेली जो होती है दोस्त, ये कुल मिलाकर क्या कार्य कर रही है दोस्त, ये जो होती है ये रोपण होने से क्या करती है, रोकती है। रोपण होने से क्यों रोकती है, क्योंकि सहेली जो होती है वो एस्ट्रोजन ग्राही से जुड़ जाती है, जिससे एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा। एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा तो पुट्टिकाओं का निर्माण बहुत, एंडोमेट्रियम का निर्माण बहुत धीरे धीरे होएगा, और धीरे धीरे होगा तो अगर चाहे निषेचन हो जाए, रोपण नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। सो ये इस तरीके से हमने किसकी बात करी थी, गोलियों की बात करी थी। गोलियों के बाद में ये इस तरीके से प्रॉपर्टी होता है। गोलियों के बाद में नेक्स्ट अगला जो था वो था आपका इम्प्लांट या इंजेक्शन, डीपो प्रोवेरा, अगर आपको याद आ रहा हो। इंजेक्शन जो दिया जाता था उसकी समय अवधि जो होती थी 3 महीने तक होती थी। इंजेक्शन में मेनली ओनली क्या डाला जाता था, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन ये जो इम्प्लांट जो होते हैं, अंतरोपण जो होते हैं, इम्प्लांट जो त्वचा के नीचे होता था, इस तरीके से 6 माचिस की तीलियों जितनी सिलिकॉन की जो रॉड जो होती थी, जो लगभग 5 वर्षों तक कार्य करती थी, तो ये सिलिकॉन की रॉड त्वचा के नीचे लगा दी जाती थी। याद करिए, भैया भौजाई का एग्जाम्पल देकर हमने आपको बताया था। तो अंतरोपण इम्प्लांट में हम क्या करते हैं, 6 सिलिकॉन की जो रॉड जो होती है उनको इंसर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है। और ये क्या करते हैं भैया, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सेम वही नेगेटिव फीडबैक देंगे, अंतरोपण नहीं होने देंगे, और साथ साथ आर्तव चक्र जो है उसमें अंडोत्सर्ग को क्या करेंगे, रोकेंगे।
हाँ जी सर, क्या ये वन शॉट है? नहीं बेटा, ये वन शॉट नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन थी, यानी एनसीईआरटी में जो मेजर जो चीजें, अब आप देखेंगे मैंने अभी तक सारी की सारी चीजें हाईलाइट कर रखी है। कहां से सारी की सारी चीजें हाईलाइट कर रखी? क्योंकि यहां पर चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। गर्भ निरोधक या मैं बोलूंगा जन्म नियंत्रण, ये पूरा हाईलाइटेड है, ये सारा हाईलाइटेड है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो छोड़ना है। A to Z चीज आपको पढ़नी है यहां पर, क्योंकि प्रश्न अगर बनता है इस चैप्टर में तो बेसिकली आपके जन्म नियंत्रण से बनता है, या बंध्यता से बनता है, या एमटीपी से बनता है। तीन ही मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद में अंत्यरोपण इम्प्लांट जो था, इस इम्प्लांट में क्या कर रहे थे? इस तरीके से 6 माचिस की तीली जितनी रॉड ले रहे थे सिलिकॉन की, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिक्सचर था। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का क्या होता है? मिक्सचर होता है, बिल्कुल किसकी तरह? आईयूडी की तरह। और एक लास्ट विधि हमने देखी थी, कौन सी? आपातकालीन गर्भ निरोधक। आपातकालीन गर्भ निरोधक जो थी, अगर आपको याद आ रही हो, 72 आवर्स के अंदर अंदर लेनी होती है। क्यों? क्योंकि 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि अगर निषेचन हो भी जाए तो हम रोपण नहीं होने देंगे। क्या कि मान लो क्या हो गया, या तो किसी फीमेल के साथ में रेप हो गया, या क्या हो गया, मान लेते हैं जो गर्भ निरोधक उपाय जो यूज में लिया जा रहा था वो खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे अंत्यरोपण किया था, वो अंत्यरोपण जो है खराब हो गया है, आईयूडी खराब हो गई है, कॉपर टी खराब हो गई है, वो कार्य नहीं कर रही है। तो उस केस में या तो रेप हो गया है, या गर्भ निरोधक उपाय जो जन्म नियंत्रण तकनीक यूज में ली जा रही है वो फेल हो गए हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि दो दंपति जोड़े थे जो नहीं चाहते हैं बच्चा पैदा करना, लेकिन वो जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो रोधक विधि इस्तेमाल कर रहे थे, वो कारगर नहीं सिद्ध हुई थी। जैसे कॉन्डम जो है वो फट गया था, या इस तरीके से कंडीशंस हो गई थी। सो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली क्या लेनी पड़ेगी? गोली लेनी पड़ेगी। और उस गोली में प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का मिक्सचर होता है, जो क्या करता है बेटा जी? रोपण को रोकना है। क्योंकि निषेचन हो सकता है, लेकिन हमें तो हमारे पास उपाय एक है, क्या? रोपण को रोकना है। तो रोपण को रोकने का कार्य जो होता है, उस करने के लिए मैथुन के 72 घंटों के भीतर या तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिक्सचर जो होता है, या सिंपल आईयूडी भी लगवाई जा सकती है। लेकिन आईयूडी बहुत कम लगवाई जाती है, सीधा फीमेल जो है गोलियां ले लेती है। अब याद कर, उस गोलियों के अंदर मैंने आपको एक सॉल्ट बताया था, एक केमिकल बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने बताया था फ्रेंच ड्रग, याद आ रहा है, जिसका नाम RU486 था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? फ्रेंच ड्रग RU486, जिसको हमने मिफप्रिस्टोन बोला था, जो प्रोजेस्टेरोन ग्राही के खिलाफ कार्य कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन को काम नहीं करने देगा, प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था उसको काम करने नहीं देगा। एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो गर्भ धारण नहीं हो पाएगा, ये मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल बताया था, आईपिल, अनवांटेड 72 और इजी 72, ऐसा कुछ इजी पिल, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे किस चीज के? आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों के। सो आई होप यहां तक कि ये जो गर्भ नियंत्रण जो था, ये कौन सी विधियां पढ़ी है बेटा? हमने अस्थायी विधि पढ़ी थी। इसके बाद में जो विधि आती है वो कौन सी आती है? स्थायी विधि आती है। स्थायी विधि मींस परमानेंटली बच्चा होने से हमने क्या कर दिया? रोक दिया। और हमारे पास 2 विधियां थी, एक का नाम था क्या? एक का नाम है शुक्रवाहक उच्छेदन, और एक का नाम है अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, और अंडवाहिनी उच्छेदन को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम वास डिफरेंस को काट देते हैं तो स्पर्म रिलीज नहीं होंगे। स्पर्म रिलीज नहीं होंगे तो वीर्य तो निकलेगा, लेकिन उस वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, केवल क्या होएगा? शुक्रिय प्लाज्मा होएगा। तो ये चीज याद रखना, एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि अगर किसी मेल के अंदर वेसेक्टोमी कर दी जाती है तो रिलीज क्या होता है बेटा? वीर्य होता है, लेकिन उस वीर्य में क्या नहीं होता? शुक्राणु नहीं होते, केवल क्या होता है? शुक्रिय प्लाज्मा। क्योंकि ये ग्रंथियां जो है शुक्राशय, पुरोष्ठ और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है, ये तो अपना स्त्राव निकालेंगे, जिसको हम शुक्रिय प्लाज्मा बोल रहे हैं। हमने शुक्राणु का आने का जो पाथवे था उसको ब्लॉक कर दिया है। डन। कई बच्चे ये पूछते हैं, सर जो अंदर शुक्राणु होंगे उनका क्या होएगा? तुम्हारे शरीर में दूसरी कोशिकाएं, उनका क्या होता है? जरा सोच, वो मरने के बाद में उनका भक्षण हो जाता है, तो बेटा इन शुक्राणुओं का भी भक्षण हो जाएगा, इनका भी जीवन काल होता है, ये खत्म हो जाएंगे, सीधी सी बात है। सिमिलरली मादा के अंदर क्या हुआ था? अंडोत्सर्ग हुआ था, अंडाणु निकला था, लेकिन ये अंडाणु जो है उसके पास शुक्राणु जाने नहीं दिया जाएगा। सर इस अंडाणु का क्या होगा? ये अंडाणु भी इस अंडाणु का भी ये भी नष्ट हो जाएगा, भैया यहीं पर ही नष्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्या ये ट्यूबेक्टोमी करने के बाद में फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांधने के बाद में क्या आर्तव चक्र होंगे? यस, आर्तव चक्र होंगे, और आर्तव चक्र जो है वो हार्मोन नियंत्रित करते हैं, और हार्मोन फेलोपियन नलिका नहीं लाती, हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू आते हैं। तो ऐसी फीमेल में आर्तव चक्र भी होएगा, ऐसे मेल में वीर्य भी निकलेगा, जिसमें क्या नहीं होंगे? शुक्राणु नहीं होंगे। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, नसबंदी नालबंदी है। हाँ जी, ठीक है जी।
चलिए होते हैं मतलब 72 आवर्स तक, 48 से 72 आवर्स तक उसके अंदर क्षमता होती है किस चीज की, निषेचन की। स्पर्म बनने में कितना टाइम लगे था, कौन बच्चा बताएगा? हाँ भाई, स्पर्म बनने में कितना टाइम लगा था, कोई बच्चा मुझे बताएगा? स्पर्म बनने में कितना टाइम लगा था? 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन लगे थे स्पर्म बनने में। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। 65 से 74 डेज लगते हैं। 65 से 75 याद रख लेना, 74 भी याद ना रखे तो 65 से 75 दिन याद रखना शुक्राणु निर्माण में लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, डन। तो शुक्राणु निर्माण में कितना टाइम लग रहा है और शुक्राणुओं की जनन क्षमता कितने दिन के, दो डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, हाँ जी, इसके बाद में जो चीज दे रखी है इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर एक सीधी सी बात यहाँ पर बता रखी है कि भैया ये अगर ये जो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है इनका सेवन किया जाता है तो इनका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। रक्त आर्तव स्त्राव जो होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं, बीच बीच में क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। पेट में बहुत तेज पीड़ा होती है, उदरीय पीड़ा मींस एब्डोमिनल पेन, यानी पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। मतली, कई बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये मतली क्या है, कौन बताएगा ये मतली? हाँ जी, कोई जानता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मतली को? चक्कर आना, बहुत ही बढ़िया, सीधी सी बात है। मतली मीन्स वोमिट आना, नोजिया मीन्स बेचैनी होना। ठीक है, तो याद करिए कहीं ना कहीं जब उल्टी आती है तो उल्टी आने से पहले जी मचलाता है। हाँ सर, ऐसे लगता है आने वाली है, अरे कुछ आने वाला है अंदर से, अजीब सी फीलिंग होती है। हाँ, वही अजीब सी फीलिंग जो होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मतली बोलते हैं। ठीक है, तो वॉमिटिंग आने से पहले की जो कंडीशन जो होती है ना, जो जी मचलाता है ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मतली। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा होता है जब ये वाली कंडीशंस होती हैं। कई लोग होते हैं, कई फीमेल्स में मैंने देखा है जो ये इस तरीके के गर्भ निरोधक उपायों का जब बहुत ज्यादा उपयोग करने लग जाते हैं तो उनकी जो ब्लीडिंग जो होती है बहुत ज्यादा होने लग जाती है। उनके अंदर पेट में, उनके मतलब एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन रहता है ना, बात में उल्टी का मन करता है, वेट बढ़ने लग जाता है। ठीक है, सो ये सारी क्या है, एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। क्या, अगर इनका एक्सेसिव यूज लिया जाए, किसका, ये जो गर्भ निरोधक उपाय जो है अगर इनका एक्सेसिव यूज लिया जाए, बिना परामर्श के उपयोग लिया जाए तो इसका इल इफेक्ट, इसका ड्रॉबैक, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है किस पे, मादा के बेसिकली शरीर पर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर गर्भ निरोधक जो होते हैं वो कौन यूज में लेती है, फीमेल्स यूज में लेती है। नर जो गर्भ निरोधक जो यूज में लेते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्डम्स होते हैं। और एक नर गर्भ निरोधक गोली हुआ करती थी जिस पर बैन लगा दिया गया था, जो चाइना ने बनाई थी, जिसमें क्या मिल रहा था, गॉसिपॉल मिल रहा था, उस पर बैन लगा दिया गया था। डन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सह गर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको हम एबॉर्शन बोलते हैं, जिसको हम गर्भपात बोलते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी जो होती है, सीधी सी बात है, गर्भपात जो होता है पूरे वर्ष भर में कितना होता है, 4.5 से 5 करोड़ प्रति वर्ष होता है। यानी अगर ये नहीं होता तो हर साल 4.5 से 5 करोड़ बच्चे पैदा होते अगर ये ना होता। तो क्या ये कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि ये जनसंख्या को नियंत्रित कर रहा है? क्या ये जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है कि भैया जनसंख्या कम हो जाए इसलिए चलो भ्रूण को गर्भ में ही मार दो? नहीं, ये किस लिए किया जाता है, रीजन मैंने आपको बता दिए थे। ये किस लिए किया जाता है, या तो आनुवांशिक रूप से जो बच्चा जो है वो विकसित नहीं है ना, उसमें कोई बीमारी है। रेप के केस में अगर किसी के साथ रेप हुआ और उसने गर्भ धारण कर लिया है तो उस केस में एबॉर्शन किया जाएगा। ठीक है, एक बच्चा जो अपनी माता के लिए जानलेवा हो सकता है उसके केस में यहाँ पर एबॉर्शन किया जाएगा, है ना। तो ये सारे वो कंडीशंस है जिसमें क्या किया जाता है, एबॉर्शन किया जाता है। ठीक है, अब भारत में इसकी शुरुआत जो थी, हम बोलेंगे लीगलाइज्ड कब हो गया था, स्वीकृति कब मिली थी, तो याद रखना 1971 में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने इसको कब लागू कर दिया गया था, 1971 में लागू कर दिया गया था। और साथ साथ अगर आप यहां पर एनसीईआरटी में ये वाली जो चीज जो अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। साथ साथ इस तरीके से जो बॉक्स बने होते हैं, इन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। सो ये जो एमटीपी जो होती है ये कब करानी चाहिए? अच्छा, ये 1/5 भाग समझ में आ गया, डेढ़ भाग का मतलब समझ में आ गया कि संसार में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, संसार में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं
5 गुना बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से 1 गुना की क्या की जा रही है, यहां पर एमटीपी की जा रही है। यानी हर 5वें बच्चे में से 1 बच्चे की क्या की जा रही है, एमटीपी की जा रही है। यहां पर ये मीनिंग था। चलिए अब बात आ रही है, ये जो एमटीपी जो की जाती है, ये किसी के परामर्श में की जाती है। यस डॉक्टर, कब की जाती है, पहले 12 सप्ताह के अंदर की जाती है, यानी पहले 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंदर की जाती है। पहली तिमाही के अंदर की जाएगी। तिमाही मीन्स 3 महीने, पहले गर्भावस्था के जो पहले 3 महीने उनमें की जाएगी, तो सेफ रहेगी, मदर सेफ रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर और इसमें कितने डॉक्टर की जरूरत होती है, केवल 1 डॉक्टर की। कितने, सिर्फ 1 डॉक्टर की, जो यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, 1 डॉक्टर की, 1 चिकित्सीय परामर्श की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तिमाही में करते हैं, दूसरी तिमाही मीन्स 24 वीक के अंदर करते हैं, यानी चौथे, 5वें या 6ठे महीने में अगर कराने की कोशिश करते हैं, तो ये मदर के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। तो इस कंडीशन में 2 डॉक्टर का परामर्श होना जरूरी है, जो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि 24 हफ्ते से कम होता है, तो इस अवस्था में सहगर्भता का चिकित्सीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की 1 राय होनी आवश्यक है। यानी 2 डॉक्टर की 1 राय होनी आवश्यक है। अगर 1 डॉक्टर ने बोला नहीं करनी है, तो फिर उसकी एमटीपी नहीं की जा सकती। अगर दोनों ने बोला हाँ ठीक है कर सकते हैं, तो ही एमटीपी की जाएगी। ये याद रखना है आपने, ठीक है जी। हाँ जी, गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। शारीरिक व मानसिक असमानताओं से पीड़ित व गंभीरता से विकलांग बच्चे के लिए जन्म होने की संभावना का खतरा होता है। यानी कुल मिलाकर बात वही आ रही है कि अगर वो बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एमटीपी करेंगे। रेप के केस में क्या करेंगे, एमटीपी करेंगे। अनचाहे गर्भ के केस में क्या करेंगे, एमटीपी करेंगे। अगर किसी नहीं चाहते हैं कोई माता पिता कि उनको वो बच्चा पैदा करें, लेकिन गलती से अगर हो गया, गर्भधारण हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होती है, एमटीपी की जाती है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये कब, हाँ जी, यहां से इतनी सी बात सिंपल सी थी कि कब ये जानलेवा नहीं हो सकती है, या हम बोलेंगे कब से गर्भता के कौन से महीने में की जानी चाहिए। तो 12वें सप्ताह तक की जो अवधि जो होती है, वो सुरक्षित मानी जाती है। क्या कराने के लिए, एमटीपी कराने के लिए। यहां से यहां तक की बात थी, सीधी सीधी। हाँ जी, बाकी यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर कोई क्या हो जाए, जैसे बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाए, वहां पे गर्भधारण हो जाए, उस कंडीशन में करा सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध स्थापित हो गया है, कॉन्डम्स फेमिडोम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चा नहीं चाहते हैं, फिर भी गर्भधारण हो गया, उस कंडीशन में भी क्या हो सकती है, एमटीपी की जा सकती है। डन। नेक्स्ट, अब बात आ रही है बाकी इसका गलत उपयोग बता रखा था कि ये जो एमटीपी है, इसका गलत उपयोग कहां पर किया जा रहा है, कि जो निम्न श्रेणी के रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, इस एमटीपी का गलत उपयोग किया करते थे। क्या गलत उपयोग किया करते थे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं बेसिकली कौन से स्टेट में होता था, हरियाणा में होता था, जहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम होता था, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। अगर गर्भ में कन्या पल रही है, तो उसकी भ्रूणी अवस्था में क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी। तो ये एमटीपी को इसका गलत उपयोग किया जा रहा था। इसको रोकने के लिए 2017 में, कब, 2017 में संशोधन किया गया था। ये याद रखना, ये जो अधिनियम जो आया था, एमटीपी एक्ट जो आया था, ये जो एमटीपी एक्ट आया था, ये एमटीपी एक्ट में अमेंडमेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं वर्ड बोले अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मींस संशोधन, यानी चेंजेस किए गए थे 2017 में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्लिनिक पर जाते हैं, तो वहां पर साफ साफ पोस्टर में लिखा होता है क्या, जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगाना कानूनन अपराध है। अगर ये कोई करता है तो उसको भी सजा होगी, और साथ साथ उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। सो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है यौन संचारित रोग, जिसको हम वेनेरियल डिजीज या रतिज रोग भी बोलते हैं, या जनन मार्ग का संक्रमण भी बोलते हैं। हाँ जी, वेनेरियल डिजीज क्यों बोला था, रतिज रोग क्यों बोला था। रतिज का मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जो एक एहसास जो होता है, जो एक गुड फीलिंग्स जो होती है, उसके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है क्या, रतिज। तो ऐसे रोग जो यौन संबंध स्थापित करते वक्त एक नर से मादा या मादा से नर में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं। अब ये यौन संचारित रोगों के नाम यहां पर याद रखने थे, मैंने आपको क्रम में बता दिए थे। ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये प्रोटोजोन है, ये फंगल है, ये इस तरीके से मैंने आपको बता दिए थे। सुजाक जिसको हम गोनोरिया बोलते हैं, सिफिलिस जिसको हम उपदंश बोलते हैं, हर्पीस जननिक परिसर्प जेनेटल हर्पीस, क्लेमाइडियता, ट्राइकोमोनस्ता लैंगिक मत्स्य जेनाइटल वार्ड्स, और हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी, और एड्स।
जो HIV से होता है। सो ये कुछ यहाँ पर रोग दे रखे हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन से प्रश्न बहुत बार कई बार रिपीट हुआ और वो बहुत सीधा सीधा है। ये जितने भी यौन संचारित रोग हैं, एसटीडी हैं, इनमें से 3 ऐसे रोग हैं जो अगर आप कोई भी उपचार, मतलब कोई भी आपके पास तरीका नहीं है कि उसको हम उपचार कर सके। वो 3 रोग ऐसे हैं, अगर हो गए तो उनका कोई उपचार नहीं है। साफ साफ हमारी एनसीईआरटी ने बोला है। वो 3 रोग कौन से हैं? तो एड्स था, जेनाइटल हर्पीज था और हेपेटाइटिस बी था। ठीक है ना? एड्स और कौन था? जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज कहां लिख दिया इन्होंने? अगली लाइन में तो नहीं लिखा है कहीं? कहीं लिखा हुआ था, मेरे को दिख नहीं रहा है यहां पर। हाँ, ये रहा। यकृत शोथ बी, जननिक परिसर्प और HIV संक्रमण यानी एड्स, ये 3 ऐसे रोग हैं। इन 3 रोगों को छोड़कर बाकी जितने भी एसटीडी है उनको ठीक किया जा सकता है। इन 3 रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता है, याद रखना। हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल हर्पीज, इनको रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता है। सिंप्लेक्स वायरस या हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस बहुत ही बढ़िया। HSV बहुत ही बढ़िया। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्या हो रहा था? कई बच्चे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लिख रहे थे यहाँ पर। HPV से क्या हो रहा था? जेनाइटल वॉर्ट्स हो रहे थे। जननिक मस्से जो होते हैं, ये जननिक मस्से जो होते हैं या लैंगिक मस्से जो होते हैं, वो किससे होते हैं? HPV से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहे थे। ठीक है जी, चलिए जी। हाँ जी, आगे बाकी ये चीज बता रखिए कि भैया यहाँ पर क्या होएगा। सीधी सी बात है, जो गुप्तांग होंगे वहां पर खुजली होएगी। येलो, फीमेल में स्पेशली येलो फ्लूइड रिलीज होता है, जिसमें व्हाइट फ्लूइड, येलो फ्लूइड क्या होता है? रिलीज होते हैं। सफेद द्रव्य, पीला द्रव्य क्या होता है? रिलीज होता है। योनि मार्ग से अगर बैक्टीरियल या इन्फेक्शन हो जाता है तो हल्का दर्द होता है, सूजन होती है। सीधी सी बात यहाँ पर बता रखी थी। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में एक बच्चे ने पूछा था, सर ये श्रोणी शोथज रोग क्या होता है? PID क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये गुप्तांग जो होते हैं, यहाँ पर ये खुजली, ये इस तरीके से इन्फेक्शन अगर ऊपर की तरफ फैलने लग जाए, यानी ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? ये पेल्विस पोर्शन होता है, जिसको हम श्रोणी बोलते हैं। अगर ये सूजन, ये खुजली अगर ये ऊपर की तरफ फैलने लग जाए, ऊपर की तरफ आने लग जाए, पेल्विस पोर्शन में यानी श्रोणी भाग में अगर आने लग जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? PID। याद रखना, क्या बोलते हैं? PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। याद रखना, पेल्विक मींस श्रोणी, इन्फ्लामेटरी का मतलब इन्फ्लामेशन यानी संक्रमण, यानी ऐसी डिजीज जहां पर इन्फ्लामेशन कहां तक पहुंच गया, संक्रमण कहां तक पहुंच गया? पेल्विस पोर्शन तक पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? PID। और ये पर्टिकुलरली किससे हुआ था? ये हुआ था फंगल डिजीज से। कौन सी डिजीज से हुआ था? फंगल डिजीज से हुआ था। फंगल डिजीज याद है? कितने बच्चों को फंगल डिजीज याद है? मैंने आपको एक पाउडर बताया था, वो पाउडर आपके घर में होता था। अगर वो पाउडर का नाम याद रख लेंगे तो आपको वो डिजीज भी याद आ जाएगी। उस पाउडर का नाम याद है? कितने बच्चों को वो पाउडर का नाम याद है? कैंडिडा। याद आ रहा है? कैंडिडा कोई पाउडर बताया था। कैंडिडाइटिस याद आ रहा है? कोई रोग बताया था आपको? कैंडिडियाइटिस। कैंडिडियाइटिस वो रोग था जो किससे हो रहा था? कैंडिडा एल्बिकेंस से हो रहा था। और ये वाला रोग, ये वाला फंगल इन्फेक्शन जो होता है, ये पेल्विस क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे रोग, उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? PID बोलते हैं। उसके अलावा गर्भपात, मातृ शिशु का जन्म जो होता है वो प्रभावित होता है। अस्थानिक सहगर्भता, कितने बच्चों को याद है यार ये वाला अस्थानिक सहगर्भता या अस्थानिक सहगर्भता? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कितने बच्चों को याद है? कैंक्रोइड। वेल डन, बहुत ही जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आप सभी जानते हैं अपस्थानिक सहगर्भता? हाँ जी, क्या ये अपस्थानिक सहगर्भता, क्या ये वर्ड सभी ने सुना हुआ है? हाँ, याद आ रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यस, हाँ, कैंडिडा पाउडर होता है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताएगा, इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रोकने का काम कौन करता है? ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इससे रोकने का काम कौन करता है? यूट्रस के अलावा कहीं और पर क्या हो जाए, यूट्रस के अलावा यानी गर्भाशय के अलावा कहीं और रोपण हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा कैसे कर रही थी? याद कर, जोना पेलुसिडा के नीचे कोई रॉबर की कोशिकाएं थी,
याद आ रहा है कोई? रॉबर कोशिका जो उस कोरक पुट्टी के अंदर थी, याद कर, पोष कोरक ट्रोफोब्लास्ट था, उस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर अंत्य कोशिकीय समूह था, अंत्य कोशिकीय समूह जब ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा हुआ था तो वो पोष कोरक की कोशिका को हमने क्या बोला था? रॉबर कोशिका। और वो रॉबर कोशिका कैसी थी? चिपचिपी थी। तो जोना पेलुसिडा जब हट जाती है, जैसे कोरक पुट्टी गर्भाशय में पहुंचती है, जोना पेलुसिडा हट जाती है तो रॉबर कोशिका चिपचिपी होती है जो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। अगर ये जोना पेलुसिडा पहले ही हट जाए, अगर पहले ही हट जाए, गर्भाशय में जाने से पहले ही हट जाए, तो वो रॉबर कोशिका फैलोपियन नलिका में चिपक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रोकने का कार्य कौन कर रहा था? याद रखना, जोना पेलुसिडा जो होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करती है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। चलिए जी, और क्या हो सकता है? बंध्यता हो सकती है, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। अगर इन रोगों की रोकथाम नहीं की गई तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, याद रखिएगा। ज्यादातर ये यौन संचारित रोग किस एज में होते हैं? प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा। 15 से 24 वर्ष की आयु में ये ज्यादातर रोग देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज नहीं होती है तो गलत अवधारणाएं बन जाती है, और गलत अवधारणाएं बन जाती है तो लोग अपने ही शरीर के साथ खेल लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे मेल्स में या फीमेल्स में एक्सेसिव मैस्टरबेशन, ज्यादा से ज्यादा हस्त मैथुन जो होता है वो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस करता है, और हार्मोनल चेंजेस अगर हो गए तो नर में और मादा में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में यौन संबंध स्थापित नहीं करना है। मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। यदि कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आपको जांच करानी है। ये नहीं सोचना कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, या मम्मी पापा क्या सोचेंगे, या भाई बहन क्या सोचेंगे। अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, कौन से रीजन्स में? नीचे, यानी कहां पर? अगर आपके जो जनन अंगों वाले जो पोर्शन है, अगर वहां पर आपको किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन फील हो रहा है तो इमीडिएटली अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करिए और डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाइए। तो ऐसा हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है। डन। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है और वो आता है बंध्यता, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और बहुत सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी दंपति जोड़े में कोई शारीरिक अवरुद्धताएं हैं, जन्मजात या रोग से ग्रसित है, बहुत ज्यादा औषधियों का इस्तेमाल कर लिया है, या बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, ये क्या कर रहे हैं? कुल मिलाकर ये वो कंडीशन है जो बॉडी के अंदर इस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि अगर मैं जिम जा रहा हूं और जिम जाते जाते, जस्ट इन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि वो लोग जो जिम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं, जो एक्सटर्नल दवाइयां जो होती है, जो एक्सटर्नल स्टेरॉइड जो होते हैं, एक्सटर्नल इंजेक्शन जो होते हैं, वो लगाते हैं। और ये लगाने से इसका बॉडी पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि टेस्टोस्टेरोन बनना बॉडी के अंदर कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर बनना अगर कम हो गया तो सीधी सी बात है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होएगा। डन। सो कुल मिलाकर अगर आपने औषधियों का इस्तेमाल कर लिया, आपके अंदर एक्सेसिव एंटीबॉडीज बन रही है, और एंटीबॉडीज खुद की एंटीबॉडी शुक्राणु या अंडाणु के निर्माण को रोक देती है। याद रखना, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षी रोग बोलते हैं। जन्मजात रूप से, जैसे आप में से कई बच्चों को याद आ रहा होगा क्रिप्टोकॉइडिज्म, याद आ रहा है? क्रिप्टोकॉइडिज्म क्या था? जब वृषण शरीर से बाहर नहीं आते हैं। सो जन्मजात हो सकता है, किसी रोग से ग्रसित हो गए, वृषण का कैंसर हो गया, अंडाशय का कैंसर हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गई है। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, या साथ साथ डिप्रेशन, जो हम किसमें इंक्लूड करेंगे? मनोवैज्ञानिक, यानी कहीं ना कहीं हमारा मन जो है, या हमारा माइंड जो है, हमारी बॉडी के साथ में खेल रहा है कुछ इस तरीके से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या आप बोलते हैं ना कि डिप्रेशन है ना? सोचते अरे क्या डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है यार, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन होता है। और कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाता है तो बहुत ही सबसे गंदी बीमारी में से माना जाती है। कौन सी? डिप्रेशन। सो आई होप आप में से कोई भी भविष्य में इससे कोई भी ना गुजरे, क्योंकि मैं गुजरा हूं और मुझे पता है कि डिप्रेशन जब होता है तो उसका लेवल किस हद तक पहुंच जाता है, एक्सट्रीम तक पहुंच जाता है, जिसको आप सुनकर भी हंसी आएगी, लेकिन यस बहुत ही गंदा होता है।
ठीक है। चलिए, सो बात आ रही है कि अगर किसी दंपति जोड़े में इन कंडीशंस के कारण बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं हो रही है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो साहब क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास कुछ इलाज है। या तो हम क्लिनिक पे जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर जो है हमारा निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, टेस्ट करवाएगा। जैसे सपोज वीर्य का टेस्ट करा लिया, किसमें? नर में वीर्य का टेस्ट कराया और पता लगा कि भैया इसका तो स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट यानी जो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है एक इजैकुलेशन में, यानी एक बार जब वीर्य स्खलन होता है ना, या मैं बोलूंगा एक बार जब वीर्य जब रिलीज होता है, बॉडी से रिलीज होता है, तो उसमें लगभग कितना 30 to 50 ml में कितना होता है स्पर्म काउंट? कितना होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 300 से 500 करोड़ के आसपास आपके क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। अगर इससे कम हो जाए, 20 मिलियंस हो जाए, यानी स्पर्म का काउंट अगर कम हो जाए, स्पर्म का काउंट अगर कम हो जाए, स्पर्म की संख्या अगर कम हो जाए, तो इस कंडीशन में स्पर्म की संख्या अगर कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे? नहीं, इस कंडीशन में हम उसको दवाइयां देंगे। उसको क्लिनिक पर जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक पर जाना पड़ेगा, जहां पर उसको दवाइयां दी जाएगी, यानी वो कंडीशन जिसमें हम उसको उपचार कर सकते हैं, उसका स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, उसकी फैलोपियन ट्यूब अगर मुड़ गई है तो उसको हम खोल सकते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसको हम क्लिनिक में जाकर ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर क्लिनिक भी, अगर डॉक्टर भी ये ठीक ना कर पाए, तो फिर क्या होएगा? तो इस कंडीशन में आज की डेट में है कुछ सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहां पर लिख देता हूं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होती है? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे साधन जो सहायता करेंगे, किसमें? ऐसे लोगों में, ऐसे युगली दंपतियों में, ऐसे दंपतियों में जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, उनको सहायता करेंगे कि कैसे वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो भैया इसमें सबसे पहले था पात्र निषेचन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं? सीधी सी बात है, शरीर के बाहर जो होता है वो क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का क्या करते हैं? मिलन करवाते हैं। किसमें? अगर परख नली में कराते हैं तो ऐसे शिशु को हम क्या बोलेंगे? परख नली शिशु। लुइस जॉय ब्राउन सबसे पहला परखनली शिशु था, और इंडिया में 2 महीने बाद, उसके बाद जो परखनली शिशु आया था उसका नाम क्या था? दुर्गा था। आई होप आप सभी को ये याद होगा। याद है कि नहीं है? हाँ भाई, 1978 में याद है कनुप्रिया, जिसको दुर्गा भी कई लोग, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कौन थी सबसे पहली लड़की जो थी? वो कौन थी? कनुप्रिया थी। और वर्ल्ड में जो सबसे पहला लड़का जो था, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो था, उसका नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन था। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। कई लोग बोलते हैं नहीं भैया, भारत में सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई थी जिसका नाम था दुर्गा था। तो इस पर कॉन्ट्राडिक्शन चलता जाएगा। हमारी एनसीईआरटी ने कहा हटाओ रे, लिखते ही नहीं है ना, एक काम करते, लिखते ही नहीं है। तो उन्होंने लिखा ही नहीं कि कौन सा सबसे पहला आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब सीधी सी बात है कि भैया अगर कहीं ना कहीं एक बेबी का निर्माण बाहर, शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में करवाया जा रहा है, कैसे? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कराया जा रहा है, तो उससे जो भ्रूण बनेगा, है ना, उस भ्रूण से जो बच्चा बनेगा उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। अब बात आ रही है उसको कहां पर डालेंगे? जो बाहर निषेचन के बाद में जो युग्मनज बनाया है उसको कैसे कैसे डालेंगे? तो युग्मनज से लेकर 8 कोशिकीय तक की अवस्था को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो किसमें ट्रांसफर करते हैं? फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ZIFT। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? ZIFT। क्या बोलते हैं? ZIFT, अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोला जाता है, ZIFT बोला जाता है। 8 से ज्यादा वाली अवस्था को कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं, IUT बोलते हैं। ये थी सीधी सी बात, क्या? अगर शरीर से बाहर होएगा। अब शरीर से बाहर एक और विधि थी जिससे हम क्या कराते हैं? निषेचन कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर आपको याद आ रहा हो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये भी एक प्रकार की इन विट्रो प्रक्रिया थी जिसमें हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर अंडाणु के अंदर सीधा शुक्राणु को डाल देते हैं। तो इसको हमने बोला था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला था। महंगी विधि होती है। ये थी इन विट्रो। अब बात होती है इन वीवो की। इन वीवो कौन सी विधि होती है? जो शरीर के भीतर ही होती है। शरीर के भीतर हमने बोला एक मादा जो है उसकी फैलोपियन नलिका ठीक है, उसका गर्भाशय ठीक है, लेकिन वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सीधा, और उसका पति जो था उसके अंदर शुक्राणु बिल्कुल ठीक बन रहे, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं? उस मादा के अंदर गैमेट को ट्रांसफर कर देते हैं। इस विधि को हम बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जो यहां पर अगर लिखा होगा तो देखिएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये रहा इन वीवो।
जीव निषेचन। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सीधा महिला के अंदर ही गैमेट को डाल देते हैं। GIFT बोला जाता है इस प्रक्रिया को, क्या बोला जाता है, GIFT। तो एक तरीका तो ये था। एक दूसरा तरीका था कि भैया मादा ठीक है लेकिन नर में कोई गड़बड़ी हो गई, नर में क्या गड़बड़ी हो गई, शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, एक डोनर लेते हैं, उस डोनर से वीर्य लेते हैं और वीर्य को हम डाल देते हैं किसमें, मादा शरीर में। इस वृद्धि को हम क्या बोलते, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहां पर किया जाएगा मेरे भाई, यूट्रस में किया जाएगा, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हमने बोला था इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT बोला था। क्या बोला था, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन बोला था, IUT बोला था। ये था मेरे भाई आपका चैप्टर। और लास्ट में एक चीज बता रखी है, बहुत सीधी सी, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भैया इतनी लोगों के अंदर लालसा है कि बच्चा पैदा करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करेंगे, अपना बच्चा पैदा करेंगे, इतने सारे बच्चे भारतवर्ष में हैं जिनका कोई दीनहीन नहीं है, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, तो इट्स बेटर कि उनको अपना लो, नए बच्चे को जन्म देने से बेटर है कि उनको अपना लो। ये चीज यहां पर लिखी हुई है, ये है आपका चैप्टर। हाँ सर, IUI बोला था, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, सॉरी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इज डिफरेंट, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। हाँ जी, ये था। इसके बाद NCERT के प्रश्न ये आपको PDF में मिल जाएंगे।